क्या कभी कोई सोच सकता है कि जो कंपनी आज भारत की सड़कों पर ईवी की क्रांति ला रही है, वो कभी रेल के इंजन बनाया करती थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। चलिए इस शानदार सफर की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है 1945 की टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जो भारी भरकम रेल इंजन बनाती थी, और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न टाटा मोटर्स, जो भारत की नंबर 1 ईवी कंपनी है और जैगुआर लैंड रोवर जैसे आइकॉनिक ग्लोबल ब्रांड की मालिक भी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये 80 सालों का जबरदस्त बदलाव आखिर हुआ कैसे? एक लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनी दुनिया के ऑटोमोबाइल नक्शे पर इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गई? इस पूरे सफर को समझने के लिए सबसे पहले आज की टाटा मोटर्स को समझना होगा। इस कंपनी के आप कह सकते हैं कि 4 बहुत मजबूत स्तंभ हैं जो इसे आज की ये बेमिसाल ताकत देते हैं। ये कोई आम कार कंपनी नहीं है। सोचिए, इसके 4 अलग अलग चेहरे हैं। पहला, पैसेंजर व्हीकल्स, मतलब वो गाड़ियां जो हम और आप चलाते हैं, कारें, एसयूवीज, ईवीज। दूसरा, कमर्शियल व्हीकल्स, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, सारे ट्रक्स और बसें। तीसरा, दुनिया का मशहूर लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर। और चौथा, डिफेंस, यानी हमारी सेना के लिए मजबूत गाड़ियां बनाना। दिखाता है कि हर बिजनेस कितना दमदार है। कमर्शियल व्हीकल्स में तो ये मार्केट लीडर है। भारत के ईवी मार्केट पर तो समझिए इसका एक तरफा दबदबा है। और मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो आता है इसके क्राउन ज्वेल जैगुआर लैंड रोवर से। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब 1945 में इस कहानी की नींव रखी गई थी, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तब इसका नाम टाटा मोटर्स था ही नहीं, बल्कि टेल्को था। पूरा नाम था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। इसके नाम में ही इसकी पहली कहानी छुपी है। शुरुआत हुई थी रेल के इंजन और भारी मशीनें बनाने से। सड़कों पर दौड़ने वाली कारों का तो उस वक्त दूर दूर तक कोई ख्याल भी नहीं था। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। वो बड़े फैसले, वो मील के पत्थर, जिन्होंने टेल्को को आज की ग्लोबल पावर हाउस टाटा मोटर्स बनाया। तो देखिए, 1945 में शुरुआत हुई, फिर आया 1954, एक गेम चेंजिंग साल, जब डाइमलर बेंज के साथ मिलकर पहली बार कमर्शियल गाड़ियां बनाने का सफर शुरू हुआ। और 1986 का टाटा 407, उसे कौन भूल सकता है? ये ट्रक तो सड़कों का राजा बन गया था। लेकिन असली क्रांति आई 1998 में टाटा इंडिका के साथ। ये थी भारत की अपनी पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार। फिर 2000 कंपनी को अपनी नई पहचान मिली, टाटा मोटर्स। और फिर आया 2008 का वो ऐतिहासिक साल जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी और टाटा ने फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर खरीदकर सबको चौंका दिया। 2009 में आम आदमी का सपना पूरा करने आई टाटा नैनो। और 2021 से इसने भारत में ईवी क्रांति की ऐसी लहर चलाई है कि आज ये मार्केट लीडर है। और अब 2025 में कंपनी एक और बड़े बदलाव की तैयारी में है। लेकिन इन सब बड़े फैसलों का, इन उतार चढ़ावों का निवेशकों पर क्या असर पड़ा? मतलब कंपनी की ये कहानी शेयर बाजार में कैसी दिखाई दी? देखिए, ये कोई नई नवेली कंपनी नहीं है। टिल्को के नाम से ये 1950-60 के दशक से ही बाजार में लिस्टेड है, यानी भारत की सबसे पुरानी लिस्टेड ऑटो कंपनियों में से एक। इसने तो निवेशकों की कई पीढ़ियों को बाजार में आते जाते देखा है। 2000 के दशक की शुरुआत को याद कीजिए। सड़कों पर इंडिका नई नई दिखनी शुरू हुई थी। उस दौर में ये शेयर लगभग 80 रुपए का हुआ करता था। फिर आया जेएलआर का सुनहरा दौर। 2014 से 2016 के बीच जेएलआर की गाड़ियों की दुनिया भर में ऐसी धूम मची कि शेयर की कीमत तो जैसे आसमान छूने लगी, सीधे 600 रुपए तक पहुंच गई। ये वो दौर था जब जेएलआर टाटा मोटर्स का असली ग्रोथ इंजन बन चुका था। आज की कहानी है ईवीज की। नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, टाटा मोटर्स इस रेस में सबसे आगे हैं। और इसी नई दिशा और पुनर्गठन के साथ मौजूदा दौर में शेयर की कीमत करीब 360 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रही है। ये टेबल सफर को एक नजर में दिखाती है। इंडिका के दौर के 70-90 रुपए से लेकर जेएलआर के 500-600 रुपए के शिखर तक, और अब ईवी के दौर में 360-370 रुपए के आसपास। ये ग्राफ बताता है कि इस सफर में तेज मोड़ भी थे और लंबी सीधी सड़कें भी। तो इस 80 साल के सफर से आखिर सबक क्या मिलता है? क्या यह सिर्फ एक ऑटो कंपनी की कहानी है या इससे कुछ बड़ा है? नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, दूरदृष्टि की, और सबसे बढ़कर समय के साथ बदलने की। चुनौतियों के बावजूद इसने दिखाया है कि कैसे कंपनी खुद को बार बार नए अवतार में ढालकर लंबी रेस का घोड़ा बन सकती है। लेकिन ठहरिए,
ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली गहराई में तो अब उतरेंगे। पार्ट 2 में हम खोलेंगे कंपनी की तिजोरी, डिविडेंड कैसा है, फाइनेंशियल्स कितने मजबूत हैं, और एक्सपर्ट्स की नजर से करेंगे इसका पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल पोस्टमार्टम। तो अगली कड़ी के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तो चलिए आज टाटा मोटर्स का एक पूरा एक्सरे करते हैं। देखते हैं कि इस कंपनी के इंजन के अंदर आखिर चल क्या रहा है और इसकी सेहत कैसी है। चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर निवेशक के दिमाग में सबसे पहले आता है। क्या टाटा मोटर्स डिविडेंड देती भी है या नहीं? देखिए, इसका सीधा हाँ या ना में नहीं है। मामला थोड़ा पेचीदा है। कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं, ये पूरी तरह से उसके परफॉर्मेंस और भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स पर निर्भर करता है। तो फिर असली कहानी क्या है? आइए इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। तो बात यह है कि डिविडेंड मिलता तो है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो ऑटो का बिजनेस है ना, इसमें बहुत पैसा लगता है। R&D में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नई टेक्नोलॉजी बनाने में, JLR को आगे बढ़ाने में। तो जब कैश फ्लो अच्छा होता है तब डिविडेंड मिलता है। जैसे 2024 में 3 रुपए नॉर्मल और 3 रुपए स्पेशल, यानी कुल 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिला। और 2025 के लिए भी लगभग इतना ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। अब डिविडेंड की बात तो हो गई। चलिए अब कंपनी के अंदर झांकते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी ग्रोथ को पावर कहां से मिलती है। इसके 2 मेन ग्रोथ इंजन हैं। टाटा मोटर्स असल में 2 इंजनों पर दौड़ रही है। पहला इंजन है इसका इंडिया का बिजनेस, जिसमें हमारी आपकी पैसेंजर गाड़ियां और कमर्शियल गाड़ियां दोनों आती हैं। और दूसरा इंजन है JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर, जो दुनिया भर में लग्जरी और प्रीमियम कारों का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर भारत की बात करें तो कंपनी की जो जबरदस्त वापसी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर इसका कब्जा। सोचिए, EV मार्केट का लगभग 65 से 75% हिस्सा अकेले टाटा मोटर्स के पास है। ये इसे इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर देता है। तो लीडरशिप और ये यूं ही नहीं आई है। ये नेक्सॉन, पंच, हैरियर और सफारी जैसे सुपर पॉपुलर मॉडल्स के दम पर बनी है। ये वो गाड़ियां हैं जो अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंजन की, जो है जैगुआर लैंड रोवर। ये लग्जरी मार्केट में कंपनी की ग्लोबल ताकत है। लेकिन JLR के लिए ना एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने वाला काम है। एक तरफ तो इसके पास लग्जरी SUV और प्रीमियम कारों का एक जबरदस्त ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती लागत और सप्लाई चेन की दिक्कतें, जैसे सेमीकंडक्टर की कमी, इसके मार्जिन पर लगातार दबाव बनाए रखती हैं। ठीक है, तो हमने ग्रोथ इंजन को तो समझ लिया। अब वक्त है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट देखने का, यानी एक पूरा फाइनेंशियल चेकअप। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू, यानी कंपनी की कुल कमाई, और ये लगातार बढ़ रही है। इस ग्रोथ के पीछे जो असली हीरो है वो है EV बिजनेस, जो कंपनी के लिए एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ है। अगला पड़ाव है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। अच्छी बात यह है कि कॉस्ट कंट्रोल की वजह से मार्जिन सुधरे हैं, लेकिन JLR का परफॉर्मेंस अभी भी एक रिस्क फैक्टर बना हुआ है, खासकर तब जब वो लग्जरी EV सेगमेंट में बहुत भारी निवेश कर रहे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर, वो है कंपनी पर कर्ज। देखिए, ऑटो सेक्टर में कर्ज होना एक आम बात है, लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि टाटा मोटर्स ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने कर्ज को लगातार कम किया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कंपनी ने अपने कुल कर्ज को कम करने में वाकई में शानदार काम किया है, जिससे उसकी फाइनेंशियल बुनियाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। अच्छा, कोई भी चेकअप बिना रिस्क की पहचान के पूरा नहीं होता। तो चलिए अब आगे के सफर में आने वाले कुछ संभावित स्पीड ब्रेकर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 3 मुख्य चुनौतियां हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला, JLR के मार्जिन पर लगातार बना हुआ दबाव। दूसरा, ऑटो सेक्टर का नेचर ही ऐसा है कि जब इकोनॉमी धीमी होती है तो इस पर असर पड़ता है। और तीसरा, सप्लाई से जुड़ी कोई अचानक आई समस्या या करेंसी में बड़े उतार चढ़ाव का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन जहां स्पीड ब्रेकर्स हैं, वहीं आगे खुली सड़क भी है। तो अब इन रिस्क्स को बैलेंस करने के लिए आइए देखते हैं कि कंपनी के लिए आगे मौके और संभावनाएं क्या-क्या हैं। और मौके वाकई में बहुत बड़े हैं। भारत में EV की क्रांति को लीड करना, अपने मजबूत ब्रांड के दम पर लगातार नई गाड़ियां लॉन्च करना, और साथ ही JLR के आने वाले नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स, ये सब मिलकर भविष्य की ग्रोथ का एक साफ रास्ता दिखाते हैं। और इसमें EV स्ट्रैटेजी तो एक तुरुप का इक्का है। सबसे बड़ी और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, भारतीय EV बाजार में कंपनी की नंबर 1 की पोजीशन। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
अब इन चलिए। सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी की फाइनल पोजीशन क्या बनती है और भविष्य का आउटलुक कैसा दिखता है। हो सकता है स्टॉक में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ ही इशारा करता है। तो इस पूरे से 4 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये एक डाइवर्सिफाइड और भविष्य के लिए तैयार ऑटो कंपनी है। दूसरी, इसका फोकस ग्रोथ पर है, भले ही डिविडेंड बहुत ज़्यादा ना हो। तीसरी, ईवी मार्केट में लीडरशिप की वजह से इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। और चौथी, ये लंबी अवधि के लिए एक हाई पोटेंशियल वाली कहानी लगती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। कंपनी ने ये तो साफ कर दिया है कि उसका सबसे बड़ा दांव इलेक्ट्रिक भविष्य पर है। सवाल यह है कि क्या ईवी लीडरशिप के इस मजबूत ईंधन के साथ टाटा मोटर्स वाकई में भविष्य का निर्माण कर रही है?